बच्चों, अब हम बात करेंगे चैप्टर प्राणी जगत या एनिमल किंगडम के बारे में। यह चैप्टर एनसीईआरटी में 4th चैप्टर है जो 11th एनसीईआरटी के पेज 46 से शुरू होता है। यह चैप्टर हमें मॉड्यूल नंबर 5 में मिलेगा जो पेज नंबर 3 से शुरू होता है। तो हम पढ़ना शुरू करने से पहले एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों चीज़ें साथ में रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं प्राणी जगत के बारे में या जंतु जगत के बारे में, तो सबसे पहले जंतु जगत का मतलब क्या है। जंतु जगत का यहां मतलब हुआ जब अगर हम सारे एनिमल्स को मिला करके उनके बारे में हम एक स्टडी करते हों तो उसे कहा जाता है जंतु जगत। अब यहां आपने इवोल्यूशन में थेडोसियस डॉब्झिन्स्की का एक स्टेटमेंट पढ़ा है जहां पर उन्होंने कहा है कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। यह बात इस चैप्टर में एकदम सही साबित होती है। आप सोचें, अगर आपको कॉर्डेटा सबसे पहले पढ़ाया जाता, आप पॉरीफेरा उसके बाद पढ़ते, फिर आप एकाइनोडर्मेटा पढ़ते, क्या संभव होता कि आप इन सारी चीज़ों को याद रख पाते? पहले ही तो इतना सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, तब अपने को याद रखने में मुसीबत आती है। अब अगर ऐसे हैफाजट करके पढ़ा दिया जाए तो हमें याद रखने में और दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इन सारे फाइलम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है। कैसे अरेंज किया है? तो इनको अरेंज करने वाली जो ब्रांच ऑफ साइंस है, इसको नाम दिया जाता है टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं इसे? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आप देखें, ये जो टैक्सोनॉमी है या जिसको हम नाम देते हैं वर्गीकी, तो ये टैक्सोनॉमी या वर्गीकी जिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैंडोले ने। यहां पर हम अध्ययन करते हैं जंतुओं या जीवों के वर्गीकरण के सिद्धांतों का। अर्थात जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ बेसिस हैं जिनके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए उनके बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा का नाम यहां पर होगा वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। अलग अलग साइंटिस्ट ने या अलग अलग जूलॉजिस्ट ने अपने तरीके से जंतुओं को वर्गीकृत करने की कोशिश की। इनमें एक बड़ा प्रमुख नाम हो जाता है अरस्तू का, जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो आप देखें, अरस्तू को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तू साहब ने एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलम। नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। अरस्तू ने सबसे पहले जंतुओं को वर्गीकृत करने की कोशिश की और इन्होंने सारे जंतुओं को 2 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह का नाम था एनेमा और दूसरे समूह का नाम था इनेमा। एनेमा समूह के अंदर इन्होंने ऐसे जंतुओं को रखा जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता। उदाहरण में आप सिंपली केवल एनिलिडा को छोड़ देना और कॉर्डेटा को छोड़ देना, बाकी सारे एनेमा ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, जहां पर इन्होंने कहा था कि लाल रुधिर अनुपस्थित होगा। दूसरा समूह इन्होंने बनाया इनेमा, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इनमें लाल रुधिर पाया जाता है। तो इनेमा समूह में आप बात करें तो इन्होंने कहा कि लाल रुधिर पाया जाता है। अभी मैंने कहा था कि एनिलिडा और दूसरा कॉर्डेटा को हम यहां पर छोड़ करके रखेंगे, तो यहां इंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें एनिलिडा और कॉर्डेटा संघ के जंतु आ जाते हैं। अब क्योंकि अरस्तू को अपने आसपास ज्यादातर जो जंतु दिखे होंगे वो कॉर्डेटा संघ के ही रहे होंगे, तो अरस्तू को लगा कि इन जंतुओं को आगे फिर से विभाजित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अरस्तू ने इन्हें 2 समूहों में विभाजित किया। पहला जरायुज यानी कि विविपेरस और दूसरा अंडज यानी कि ओविपेरस। जरायुज में या विविपेरस में उन्हें रखा जाता है विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जबकि अंडज में हम उन्हें रखते हैं जो कि एग्स ले करते हैं।
तो अंडज में किसे रखा है? मछली है, उभयचर है, पक्षी है इन्हें। जबकि वहीं पर यहां बात करें जरायुष में, जैसे हमने मनुष्य को रखा, अन्य स्तनी प्राणियों को रख लिया। यहां पर ये तो जो वर्गीकरण रहा बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही साधारण था। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स का प्रयोग नहीं किया गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे पास 13 लाख जंतुओं की प्रजातियां हैं तो उनका अध्ययन करने के लिए इतना सिंपल सा वर्गीकरण सफिशिएंट नहीं था। तो हमें आगे भी कुछ वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। आगे के जो वर्गीकरण रहे उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि हमने एनिमल्स को कुछ मेजर फाइला में डिवाइड किया है। ध्यान रखें, फाइलम को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। माइनर फाइला में कुछ ऐसे फाइलम को रखा जाता है जिनमें किसी के अंदर जो 2 जंतु आते हैं, किसी में 4 आते हैं, किसी में 6 आते हैं, मतलब बहुत कम आते हों। जबकि वहीं जिनके अंदर लगभग जंतुओं की संख्या 50 या इससे अधिक हो उन्हें मेजर फाइला कहा गया। तो मेजर फाइला और उनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के बारे में हम यहां बात करेंगे। आप देखें, हमने यहां एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम्स लिए हुए हैं। तो हमें न केवल फाइलम के नाम रिवाइज करने हैं बल्कि साथ ही साथ हमें इन डायग्राम्स के नाम भी रिवाइज करने हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का ये जो मेंबर है इसका नाम क्या है? तो आपको पता है इसका नाम है स्पॉन्जिला। इस मेंबर का नाम क्या है? स्पॉन्जिला। आपको पता है कि यह स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज है। ऐसे ही सीलेंट्रेटा में बात करें तो सीलेंट्रेटा में ये जो एनिमल है इसका नाम क्या है? ऑरिलिया। इसको और क्या कहा जाता है? जेलीफिश कहा जाता है। अगला फाइलम देखें, आ जाता है टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैकिया। एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल दिया है ये प्लूरोब्रैकिया का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? प्लूरोब्रैकिया। इधर आप देखें, अगला आ जाता है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस में ये हमने जो एनिमल लिया है इस एनिमल का नाम बेटा क्या है? तो ये एनिमल है फैसियोला। फैसियोला को हम और क्या कहते हैं? तो इसे नाम दिया जाता है लिवर फ्लूक। अगला आप देखें, फाइलम आ जाता है आपके पास एस्केहेलमिन्थिस। एस्केहेलमिन्थिस में एनसीईआरटी ने डायग्राम किसका दिया है? एस्केरिस का। तो ये डायग्राम है बेटा एस्केरिस। अब एस्केरिस में मैं आपसे पूछूं कि यह नर है या मादा, तो आप देखें शरीर का पिछला हिस्सा मुड़ा हुआ है, अर्थात यह डायग्राम किसका है? नर एस्केरिस का डायग्राम है। इधर अगला फाइलम आ जाता है एनिलिडा। एनिलिडा में यह हमने डायग्राम लिया है नेरीज का। तो ये डायग्राम किसका है? नेरीज का डायग्राम है। एनिलिडा के बाद अगला फाइलम आता है आपके पास आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में यह हमने डायग्राम लिया है बेटा लोकस्टा का। तो ये डायग्राम किसका है? लोकस्टा का डायग्राम है। फिर आप अगला देखिए, फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का में यह डायग्राम है पाइला यानी कि सेब घोंघा या एप्पल स्नेल का। तो ये पाइला हो गया। मोलस्का के बाद अगला फाइलम आता है आपके पास एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में ये डायग्राम है एस्टेरियास का। एस्टेरियास को हम क्या कहते हैं? सितारा मछली कहा जाता है। तो ये एस्टेरियास का डायग्राम है। फिर आप देखें अगला आ जाता है यहां पर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में ये डायग्राम आ जाता है आपका बेलेनोग्लॉसस। तो इस एनिमल का नाम क्या है बेटा? बेलेनोग्लॉसस नाम है इसका। तो यहां पर अब तक जो एनिमल्स रहे ये सारे नॉन कॉर्डेट कहे जाते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। अब यहां पर अगला जो समूह आता है हमारे पास, इसके अंदर सारे के सारे कॉर्डेट एनिमल्स आ जाते हैं। तो ये सारे फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। फाइलम कॉर्डेटा में जो मुख्य क्लासेस हैं उनके बारे में हमें पता है। आप देखें, पाइसेस यानी कि मछली में हमने ये ले लिया, एम्फीबिया या उभयचर में से हमने मेढक ले लिया। फिर इसके बाद
रेप्टिलिया या सरीसृप में से हमने यहाँ पर कोबरा या नाजा ले लिया। फिर इसके बाद एबीज या पक्षी में से हमने यहाँ पर नियोफ्रॉन या वल्चर लिया है। और फिर मैमल्स या स्तनी में से हमने यहाँ पर टेरोपस यानी कि चमगादड़ को लिया है। तो ये हमने कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम देखे, साथ के साथ हमने यहाँ पर फाइलम्स के नाम देखे। एक बार फिर से आप रिवाइज करें तो पहला फाइलम पॉलीफेरा है, दूसरा सीलेंट्रेटा या निडेरिया है, तीसरा टीनोफोरा है, चौथा प्लेटीहेलमिन्थिस है, पांचवा एस्केहेलमिन्थिस है, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और लास्ट फाइलम हो जाता है कॉर्डेटा। अब यहां जब हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है तो ऑब्वियसली इन ग्रुप्स में कैटेगराइज करने या डिवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे। जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उन्हें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है या वर्गीकरण के आधार कहा जाता है। जिन कैरेक्टर्स के बेसिस पर वर्गीकरण किया जा रहा है तो उनको हम बोलते हैं वर्गीकरण के आधार। आप इस बात को ऐसे समझें, अगर मान लो मुझे तुम्हारी क्लास को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए मेरे पास कुछ बेसिस या कुछ आधार होने चाहिए। मैं आपकी क्लास को डिवाइड कर सकता हूं कि भाई ठीक है, फिजिक्स में जिनके नंबर ज़्यादा आते हों, जिनके नंबर कम आते हों, तो बेसिस क्या हो गया, फिजिक्स में नंबर। मैं आपकी क्लास को डिवाइड कर सकता हूं कि सुबह जो नहा के आते हों और नहीं नहा के आते हों, तो अब बेसिस क्या हो गया, नहाना। तो ऐसे ही हमें कुछ आधार या बेसिस की जरूरत है वर्गीकरण के लिए। जो आधार हमें चाहिए उनमें से कुछ हमने यहाँ लिए हैं और इनके बारे में हम डिटेल में आगे अभी बात करेंगे। यहाँ जो वर्गीकरण के आधार हैं इनमें हम सबसे पहला आधार यहाँ जो शामिल कर रहे हैं, ये आधार हो जाता है हमारे पास संगठन के स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इस बात को ऐसे समझें, हम अपनी बॉडी में ही बात करें तो हमारी पूरी बॉडी कई सारे अंग तंत्रों से मिलकर बनी है। अंग तंत्र अंगों से मिलकर बने हैं, अंग ऊतकों से मिलकर बने हैं, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कोशिकाएं जीव द्रव्य से मिलकर के बनी हैं। यानी कि जो अलग अलग संगठन के स्तर हुए उनमें पहला जीव द्रव्य स्तर, दूसरा कोशिका स्तर, फिर ऊतक स्तर, फिर अंग स्तर और फिर यहां पर अंग तंत्र स्तर हो जाता है। पर हम बात कर रहे हैं फाइलम या किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया में कोई भी जंतु एक कोशिकीय नहीं होता, इसलिए किंगडम एनिमेलिया पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लागू नहीं होता। मॉड्यूल में आप देखें, मॉड्यूल में सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक ही दिया है। वो हमने इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमने एनिमल किंगडम के साथ साथ प्रोटोजोआ की भी बात की है। मैं यहां बात करूंगा सिर्फ उन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो केवल किंगडम एनिमेलिया से संबंधित हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि एनिमल्स में ये होता है कि नहीं। तो एनिमल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रकार का है। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसे कहा जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या हम क्या कहते हैं इसको, संगठन का कोशिकीय स्तर। यहां पर जंतु के शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप देखें, यह जंतु का शरीर, इसमें अनेक कोशिकाएं पाई जा रही हैं। यहां जो कोशिकाएं हैं ये समान हो सकती हैं, भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग कोशिकाएं अपने अलग अलग काम कर रही होंगी, यानी कि यहां डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाएगा। पर क्योंकि कोशिकाएं एक व्यवस्थित रूप में नहीं जुड़ी हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर ऊतक नहीं पाया जाता। आप फिर से देखें, ऊतक की परिभाषा होती है कि समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह और अंतर कोशिकीय पदार्थ को मिला करके हम ऊतक कहते हैं। अगर कोशिकाएं उत्पत्ति में, संरचना में,
कार्य में समान नहीं हो तो क्या हम इन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कह सकते हैं? स्वाभाविक रूप से नहीं कह सकते। जब ऊतक नहीं कहा जा सकता है तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि शरीर में कोशिकाएं तो पाई जा रही हैं पर ऊतक नहीं है। तो संगठन के कोशिकीय स्तर में कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों में, बिखरे हुए हमने इसीलिए कहा है क्योंकि बहुत व्यवस्थित तरीके से अरेंज्ड नहीं होते हैं, तो बिखरे हुए समूहों में व्यवस्थित रहती हैं जिनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ जब अलग अलग कोशिकाओं के अपने अलग अलग कार्य हों। तो यहां पर श्रम विभाजन मौजूद है या डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है। तो यहां उदाहरण में किसे याद रखेंगे? पॉरीफेरा को। फिर से ध्यान दें, कई सारी कोशिकाएं जंतु के शरीर में पाई जाएंगी पर ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं करेंगी। अब क्या हो जबकि अगर ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हों? जब कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हों तो ऐसे संगठन के स्तर को क्या कहा जाएगा? तो अगला आ जाता है ऊतक स्तर या टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहां जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या बना देती हैं? ऊतक। फिर वापस से वही बात आती है, समान उत्पत्ति, समान कार्य और समान संरचना वाली कोशिकाएं मिली और इन्होंने मिलकर के ऊतक का निर्माण कर दिया। तो जब अगर कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर के ऊतक बनाता हो तो हम इस स्तर को नाम क्या देंगे? ऊतक स्तर कहा जाएगा। और यहां पर जो कोशिकाएं हैं ये किसके रूप में अरेंज्ड हैं? ऊतकों के रूप में हैं। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है यहां पर निडेरिया और टीनोफोरा को। तो इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब जब अगर कई सारे ऊतक एक साथ मिलते हों तो एक साथ मिलकर के निर्माण करते हैं अंग का। तो जब अगर जंतु के शरीर में अंग पाए जा रहे हों तो ऐसे संगठन के स्तर को हम नाम देंगे अंग स्तर का संगठन। और ये अंग स्तर का जो संगठन है ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में। यहां जंतुओं के शरीर में कई सारे ऊतक मिले और इनके मिलने से अंगों का निर्माण हुआ तो ऊतक संगठित होकर के क्या बनाते हैं? अंग बना देते हैं। इस स्तर को अंग स्तर का संगठन कहा जाता है। आप देखें, पहले कोशिका थी, कोशिका से मिलकर के क्या हुआ? ऊतक बने। ऊतक के मिलने से अब यहां क्या बन गया? अंग यहां पर बन गया। अब यहां पर अंग के बाद जब अगर दो या इससे अधिक अंग एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हों तो हम इसे नाम देते हैं अंग तंत्र। तो अब जब अगर दो या दो से अधिक अंग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम इसे अंग तंत्र कहेंगे। तो अगला संगठन का स्तर हो जाता है अंग तंत्र स्तर। ये जो अंग तंत्र स्तर है यहां पर अंग आपस में मिले और इन्होंने क्या बना दिया? अंग तंत्र बना दिया। एग्जाम्पल याद रखें, एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। और अंग तंत्र जब मिलते हैं तो शरीर बन जाता है। तो शरीर तो कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ नहीं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितने हो गए? 4। पहला कौन सा? कोशिकीय स्तर। दूसरा ऊतक स्तर। तीसरा अंग स्तर और चौथा अंग तंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर का उदाहरण पॉरीफेरा, ऊतक स्तर का उदाहरण निडेरिया टीनोफोरा, अंग स्तर का उदाहरण प्लेटीहेल्मिन्थेस और अंग तंत्र स्तर का उदाहरण एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे मेंबर्स हो जाते हैं। जो अभी हमने बात की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, उसमें अगला बेसिस हमारे पास आ जाता है सिमेट्री या सममिति। सम यानी कि समान। जब अगर जीव के शरीर को दो समान भागों में बांटा जा सकता हो तो जीव को सममित कहा जाएगा। अगर दो समान भागों में नहीं बांटा जा सकता है तो जीव को सममित नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो आप देखिए इस डायग्राम में, यहां आप देखें
तो आप इस ऑर्गेनिज्म को या इस स्ट्रक्चर को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखो यहां कितने उभार आए, 1 2 और 3, जबकि यहां कितने उभार आए, तो यहां पर आप अगर देखें तो उभारों की संख्या तो 1 2 और 3 है, पर यहां पर आप देखिए ये वाला जो उभार है और ये वाला जो उभार है वो इधर वाले से अलग है। जब अगर अलग है तो क्या आपने दो बराबर भागों में डिवाइड कर पाया? नहीं। जब अगर जीव के शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे जीव को हम यहां पर क्या कहेंगे? असममित कहेंगे या एसिमेट्रिकल कहेंगे। वहीं जब जीव के शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता हो तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? सममित या सिमेट्रिकल कहेंगे। आप यहां पर देखें, शरीर को अगर आप देखें तो यहां पर जैसे हमने डिवाइड किया है और यहां जैसे हमने डिवाइड किया है, दोनों ही पार्ट देखने में एक दूसरे के समान दिख रहे हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जीव के शरीर में सममिति है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी अगर बात करूं, क्योंकि मैंने इधर आई कार्ड लगा रखा है तो मेरी बॉडी को दो बराबर पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर मैं ये आई कार्ड हटा दूं तो हटाने के बाद अब मेरी बॉडी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जब दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे? असममित कहा जाएगा। और अगर दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं तो इसे क्या कहेंगे? सममित या सिमेट्रिकल कहेंगे। यहां पर देखिए, असममित में हमने कहा कि दो समान भागों में विभाजित नहीं हो सकता, जबकि वहीं सिमेट्रिकल में हमने कहा कि दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। जब अगर दो समान भागों में विभाजित हो जाए तो सिमेट्रिकल, और नहीं होता हो तो इसे क्या कहा जाएगा? एसिमेट्रिकल कहा जाएगा। अब जरा एनसीईआरटी के डायग्राम लेते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एक डायग्राम आपको ये दिया है और एक और डायग्राम आपको ये दिया है। यहां आप देखें तो यहां इन दोनों ही जंतुओं में इनका शरीर दो समान भागों में विभाजित हो रहा है, पर विभाजित करने का तरीका अलग अलग है। तो उसके आधार पर आप देखें, पहले प्रकार की सममिति हो जाती है जिसे हम बेटा अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री नाम देते हैं। रेडियल सिमेट्री को आप ऐसे समझें, मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक। अब इस पेन को मैं चाहे ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, हर कंडीशन में दो बराबर हिस्से मिलेंगे ना। जब अगर जंतु के शरीर के लंबवत अक्ष, शरीर की लंबाई में सेंटर से होकर के जाने वाली रेखा को लंबवत अक्ष कहा जाता है। जब जंतु के शरीर को लंबवत अक्ष से होकर के गुजरती हुई किसी भी तल से काटा जाए और जंतु का शरीर दो समान भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अब देखो, यहां एनिमल के शरीर को आप देखो, हमने एक, जैसे मान लो एक ग्लास स्लाइड हमने लगाई है, हमने कट किया तो एक ग्लास स्लाइड हमने ये लगाई, तो हमने कहा कि इस जंतु को अगर ऐसे करके हम डिवाइड करें तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। वहीं एनिमल को डिवाइड करते हुए हमने यहां पर दूसरी एक ग्लास स्लाइड लगाई है और वो ग्लास स्लाइड ये है। तो हमने कहा कि अगर आप ऐसे करके विभाजित करेंगे तब भी जंतु दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा। तो आप परिभाषा ध्यान रखें, शरीर के लंबवत अक्ष से होकर के गुजरने वाला कोई भी तल यदि जंतु के शरीर को दो समान भागों में विभाजित कर देता हो तो ऐसी सममिति को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो यहां पर केंद्रीय अक्ष या लंबवत अक्ष से होकर के गुजरने वाला कोई भी तल जंतु के शरीर को दो समान भागों में विभाजित कर सकता हो, यह गुण पाया जाता है जब आप बात करते हैं तो निडेरिया में, टीनोफोरा में
कुछ स्पंजेस में और वयस्क एकाइनोडर्म्स के अंदर। तो यहां पर आप देखिए निडेरिया है, टीनोफोरा है, वयस्क एकाइनोडर्मेटा है, कुछ स्पंजेस के अंदर भी यह गुण पाया जाता है। अब अगले प्रकार की सममिति आ जाती है जिसे कहा जाता है द्विपार्श्व या बाइलेटरल सिमेट्री। पार्श्व यानी कि किनारे। अब आप देखें मेरे पास ये प्रेजेंटर है, इस प्रेजेंटर को अगर मुझे दो भागों में विभाजित करना है तो मैं सिर्फ इसको ऐसे करके ही काट सकता हूं, तभी ये दो समान भागों में विभाजित होगा। अब ध्यान दें, अगर मैं ऐसे करके काटूंगा तो बेटा बटन आगे रह गए और बैटरी वाला पार्ट पीछे चला गया। मैंने अगर ऐसे करके काटने की कोशिश की तो भी बराबर भागों में विभाजित नहीं हुआ। जब अगर जंतु के शरीर को किसी एक तल पर काटने पर ही ये दो बराबर भागों में विभाजित होता हो तो ऐसी सममिति को कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति। अब देखें ये हमने केकड़ा या क्रैब का डायग्राम लिया है। जब अगर आप एनिमल को इस प्लेन से होकर के काटेंगे तभी एनिमल के शरीर को दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति। तो अब देखिए हमने क्या कहा, किसी एक ही तल से होकर के कहां पर दो समरूप दाएं और बाएं भाग में काटा जा सकता है। तो यहां पर अब देखें एग्जाम्पल में क्या आएगा। तो एग्जाम्पल में अभी तक हमने बेटा निडेरिया टीनोफोरा की बात की थी रेडियल सिमेट्री में। बाइलेटरल में आगे बढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक सबको शामिल कर देते हैं। छोड़ किसे देंगे? तो आप ध्यान दें वयस्क एकाइनोडर्मेटा को हमें छोड़ देना है क्योंकि वो हमने यहां पर रखा है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के जो सदस्य हैं इनमें पाई जाने वाली सिमेट्री कौन सी कही जाएगी? तो इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। अब यहां पर सिमेट्री के बाद फिर आप अगला देखिए, अगला कैरेक्टर आ जाता है आपके पास जर्म लेयर या जनन स्तर। जर्म लेयर या जनन स्तर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होता है मानव जनन वाले चैप्टर में। वहां पढ़ते हैं कि गैस्ट्रुला अवस्था में जनन स्तरों का निर्माण होता है। मानव के केस में आप पढ़ते हैं कि 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहां पर आप देखिए हम जनन स्तरों की संख्या के आधार पर जंतुओं को 2 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला केस, जबकि अगर केवल 2 जनन स्तर ही पाए जाएं, कौन कौन से? तो यहां पर एक तो एक्टोडर्म मौजूद होगा और दूसरा यहां पर एंडोडर्म मौजूद होगा। दोनों के बीच में एक जिलेटिनी पदार्थ भरा होगा और इस जिलेटिनी पदार्थ को नाम दिया जाता है मीसोग्लिया। तो जब अगर 2 ही जनन स्तर पाए जाएं तो ऐसे जंतुओं को डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक में आप एग्जाम्पल में किसे रखेंगे? तो आप यहां पर निडेरिया और टीनोफोरा को रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, आप यहां पॉरीफेरा को शामिल नहीं करेंगे। पॉरीफेरा इसलिए नहीं क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दोनों ऊतक हैं, कोशिकाएं नहीं हैं, ये ऊतक हैं। और पॉरीफेरा में हम कहते हैं कि ऊतक नहीं पाए जाते, तो इसलिए पॉरीफेरा में हम डिप्लोब्लास्टिक की बात नहीं करते। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल में किसे लिया है? तो हमने यहां पर निडेरिया को लिया और टीनोफोरा को लिया। जब अगर तीनों जनन स्तर पाए जा रहे हों तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब अगर तीनों जनन स्तर पाए जाएं तो ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों जनन स्तर एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है और इनके बीच में अब क्या गया? मीसोडर्म। अब ध्यान दें, पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या था? मीसोग्लिया। जबकि यहां ट्रिप्लोब्लास्टिक में हम कह रहे हैं कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में क्या पाया जा रहा है? मीसोडर्म। अब डायग्राम पे ध्यान दें, यहां पर आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, जबकि वहीं पहले वाले डायग्राम में अगर बात करूं तो यहां पर आपको कोशिकाएं नहीं दिख रही हैं। जब अगर कोशिकाएं नहीं दिखें
तो मीसोग्लिया। अगर कोशिकाएं दिख रही हो तो ये क्या है, मीसोडर्म है। अब आप देखिए डिप्लोब्लास्टिक में हमने शामिल किसे किया था, तो निडेरिया टीनोफोरा। बाकी जितने बचे सबके सब कौन हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिकोरकी कहा जाएगा। तो त्रिकोरकी में कौन आ गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे मेंबर्स आ जाते हैं। तो यहां पर अगला ग्रुप हमारे पास हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जो क्लासिफिकेशन में प्रयोग होता है, और इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है सीलोम या देह गुहा। पहले आप समझें कि सीलोम या देह गुहा पाई कहां जाती है। तो यह हमारे शरीर भित्ति और हमारी आहार नाल दोनों के बीच की जो गुहा होती है, दोनों के बीच का जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को कहा जाता है देह गुहा या सीलोम कहा जाता है। आप यहां देखें किस किस के बीच का अवकाश है, शरीर भित्ति और दूसरा आहार नाल, इन दोनों के बीच का अवकाश है। जब आप सीलोम को डिफाइन करते हैं तो एक और कैरेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और कैरेक्टर यह होता है कि ये जो गुहा है यह मीसोडर्म से या पेरिटोनियम से आस्तरित होनी चाहिए। आप देखें यह हो गई बेटा बॉडी वॉल यानी कि देह भित्ति, यह हो गई यहां पर गट वॉल यानी कि आहार नाल की भित्ति। दोनों के बीच का अवकाश कहां है, ये है। तो यहां पर पहली बात क्या है कि अवकाश होना चाहिए। दूसरा मैंने अभी आपको क्या कहा था कि यहां जो ये अवकाश है, इस अवकाश को आस्तरित कौन कर रहा हो, तो मीसोडर्म आस्तरित कर रही हो। तो आप यहां पर देखें मीसोडर्म या पेरिटोनियम यहां पर दो स्तर बना रही है, बाहर की ओर भी और अंदर की ओर भी। तो ध्यान रखेंगे सीलोम या देह गुहा की परिभाषा में दो बातें होती हैं। पहली बात हम कहते हैं कि आहार नाल और शरीर भित्ति दोनों के बीच में अवकाश हो। दूसरा हम कहते हैं कि यह अवकाश मीसोडर्म से आस्तरित होना चाहिए। तो हम इसे नाम क्या देते हैं, सीलोम नाम देंगे। अब यहां जो सीलोम है इसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति या इसमें कुछ परिवर्तन के आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखें तो पहली कंडीशन आ जाती है जबकि हम कहें ए सीलोमेट, यानी कि जब अगर सीलोम नहीं पाई जाए। ए का मतलब क्या हुआ, नहीं। जब अगर सीलोम नहीं पाई जाए, ए सीलोमेट में हम देखें ये बेटा शरीर भित्ति, ये आहार नाल की भित्ति, दोनों के बीच का जो अवकाश है यहां तो कुछ कोशिकाएं मौजूद हैं, यानी कि यहां कोई अवकाश नहीं है, कुछ ठोस संरचना पाई जा रही है। जब अवकाश ही नहीं है तो क्या इनमें देह गुहा है, स्वाभाविक रूप से नहीं है। जब देह गुहा नहीं है तो इन्हें क्या कहा जाएगा, अगुहीय कहा जाएगा। इनमें देह गुहा नहीं होती। अब यहां पर देह गुहा नहीं होती तो इसमें जनरली अपन बेटा पहले याद रखते थे केवल प्लेटीहेल्मिन्थिस का नाम, कि प्लेटीहेल्मिन्थिस के मेंबर हैं जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। पर एनसीईआरटी ने अभी जो क्लासिफिकेशन किया है, वापस से एक रिवाइज टेबल ऐड की है। उस टेबल में क्या किया है कि साहब यहां पर पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थिस तक सबको ए सीलोमेट में रखा है। तो हमें याद रखना है कि यहां पर ए सीलोमेट में किसे रखते हैं, पॉरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थिस तक सारे मेंबर्स को। फिर इसके बाद अगला आ जाता है, जबकि अगर शरीर भित्ति और आहार नाल की भित्ति दोनों के बीच में खाली स्थान तो हो, पर यह खाली स्थान मीसोडर्म से आस्तरित ना हो, यानी देह गुहा की परिभाषा में आपने जो दो स्थितियां रखी थी या दो बातें रखी थी, उनमें से पहली बात तो पूरी हो रही है, पर दूसरी बात पूरी नहीं हो रही। जब अगर एक बात पूरी हो रही है तो हम अब यह भी नहीं कह सकते कि इनमें देह गुहा नहीं है, क्योंकि मीसोडर्म से आस्तरित होने वाली बात पूरी नहीं हो रही तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें सत्य देह गुहा पाई जाती है।
इसलिए इनकी देह गुहा को हमने नाम क्या दिया है, कूट देह गुहा या सीडोसीलोम कहा जाता है। तो यहां कूट देह गुहा या सीडोसीलोम में हम क्या कहते हैं, तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच गुहा पाई जाती है, पर यह गुहा मीसोडर्म से आस्तरित नहीं होती है। मीसोडर्म यहां कुछ बिखरे हुए या स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मौजूद होती है, तो आस्तरित नहीं है, और मीसोडर्म कुछ थैलों के रूप में बिखरी होती है। यहां एग्जाम्पल याद रखेंगे अपन एसके हेलमिंथिस, और ध्यान रखें कि यह एग्जाम्पल महा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो सीडोसीलोम किसके मेंबर्स में पाई जाती है, एसके हेलमिंथिस। सीडोसीलोम वाले एनिमल्स में क्या देह गुहा पाई जाती है, हाँ। क्या मीसोडर्म से आस्तरित होती है, नहीं। मीसोडर्म किस रूप में होती है, तो यह बिखरे हुए थैलों के रूप में पाई जाती है। अब तीसरी कंडीशन, जबकि यहां पर दोनों ही बातें पूरी हो रही हों, अर्थात जब अगर यहां देह गुहा मौजूद हो और वो मीसोडर्म से आस्तरित भी हो, जैसा हमने पिछले डायग्राम के अंदर देखा था कि देह गुहा है और मीसोडर्म से आस्तरित है, वही चीज आप देखें, देह गुहा है और यह देह गुहा मीसोडर्म से आस्तरित भी है, तो ऐसी देह गुहा को हम क्या कहेंगे, सत्य देह गुहा कहा जाएगा। और यह सत्य देह गुहा कहां से कहां तक है, तो यह एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा के सदस्यों के बीच में पाई जाती है। यानी अपन सिंपली याद रखें, प्लेटिया हेलमिंथिस तक सारे एसिलोमेट, एसके हेलमिंथिस सीडोसीलोमेट, आगे एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे कैसे, यूसीलोमेट, यानी कि इनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है। देखिए हमने कहा कि गुहा पाई जाती है और गुहा मीसोडर्म से स्तरित होती है। और यहां पर जो अगली बात कही गई है कि यह प्रगुहीय द्रव से भरी होती है, तो यहां जो द्रव है वो न केवल यहां पाया जाता है बल्कि यहां सीडोसीलोम के केस में भी मौजूद होता है। सीडोसीलोम में भी सीलोमिक फ्लूइड या सीडोसीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, तो फ्लूइड तो दोनों के अंदर होगा, दोनों के अंदर कॉमन बात है। यहां जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि यहां मीसोडर्म से आस्तरित नहीं है और यहां पर यह मीसोडर्म से आस्तरित है। तो इस आधार पर आप देखें, आपने जंतुओं को 3 समूहों में विभाजित किया, पहला अगुहीय, दूसरा कूटगुहीय और तीसरा जिसको हमने कहा गुहीय, जिनके अंदर सत्य या वास्तविक गुहा पाई जाती है। देह गुहा को उसके निर्माण के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार आ जाता है जिसको शाइजोसीलोम कहा जाता है और दूसरा प्रकार जिसे एंटेरोसीलोम कहा जाता है। ध्यान दें, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा देह गुहा के निर्माण के प्रकार के आधार पर। यह देह गुहा के प्रकार नहीं है, देह गुहा का निर्माण कैसे हो रहा है उसके आधार पर विभाजित कर रहे हैं। पहला प्रकार जिसे कहा जाता है शाइजोसीलोम और दूसरा प्रकार जिसे कहा जाता है एंटेरोसीलोम। तो ये 2 प्रकार हो जाते हैं, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। आप यहां पर देखें तो यहां क्या रहा, ये बाहर की तरफ शरीर भित्ति है और ये अंदर की तरफ आहार नाल की भित्ति है। यहां पर भी ये बाहर की तरफ शरीर भित्ति है और ये अंदर की तरफ ये आहार नाल की भित्ति है। अब यहां हम देखते हैं पहले शाइजोसीलोम में कि शाइजोसीलोम का निर्माण कैसे होता है। शाइजोसीलोम के निर्माण के लिए सीलोम में कुछ कोशिकाएं जिन्हें एम सेल्स कहा जाता है, जो उत्पत्ति में मीसोडर्मल होती हैं, इन कोशिकाओं में स्प्लिटिंग होती है या ये फटती हैं और ये 2 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। मतलब यहां पर बीच में आप देखें ये कुछ कोशिकाएं मौजूद हैं। ये जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई, यानी कि विभाजित हुई और विभाजित होकर के ये कोशिकाएं एक स्तर तो ये बना लिया इन्होंने और एक दूसरा स्तर ये बनाया। अब इसके बाद क्या होता है कि धीमे धीमे ये गुहा बड़ी होती जाती है
और ये बड़ी होने पर इस तरीके से अरेंज हो जाती है, ऐसे करके अरेंज हो गई। ऐसे ही आप देखें यहाँ की तरफ आप बात करते हैं तो इधर की तरफ भी क्या हुआ कि यहाँ पर एक लेयर ये थी सेल की, एक लेयर ये थी, ये धीमे धीमे बड़ी होती गई और बड़ी होकर के इसने ऐसे अपने आप को अरेंज कर दिया। जब ऐसे अरेंज किया तो अब आप देखें यहाँ जो संरचना बनी, ये संरचना आपकी वास्तविक देह गुहा के समान ही बनी, पर यहाँ बनने का तरीका क्या था कि बीच में जो गुहा है या जो सीलोम है वहां पर कुछ कोशिकाएं थीं जिनमें स्प्लिटिंग हुई और स्प्लिटिंग के बाद वो कोशिकाएं दो स्तरों में अरेंज हो गई। तो ऐसी देह गुहा को हमने क्या कहा? शाइजोसीलोम कहा। ये शाइजोसीलोम पाया जाता है एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। तो कहां पर मौजूद है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सिंपली आम याद रख लो, ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का। तो शाइजोसीलोम कहां पाई जाती है? आम में। अब इधर आ जाते हैं एंटेरोसीलोम। आप नाम को जोड़ें। एंटेरॉन शब्द का अर्थ होता है गट यानी कि आहार नाल। वह सीलोम जिसका निर्माण आहार नाल से हुआ हो उसको एंटेरोसीलोम कहा जाता है। यहां देखिए, ये जो आहार नाल है, ये आहार नाल पहले किस रूप में थी? तो पहले ऐसी थी, ठीक, पहले आहार नाल ऐसी थी। फिर क्या हुआ कि इस आहार नाल से ऐसे करके पाउचेस डेवलप हुए, ये यहां पे पाउच डेवलप हुए। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि ये पाउच बड़े होने लगे। तो आप देखो वही जो पाउच हैं ये बड़े होने लगे हैं, आहार नाल से ही विकसित ये पाउच बड़े होने लगे और ये और बड़े होकर के इस तरीके से क्या हुआ कि यही एक पाउच इधर की तरफ बन गया और एक पाउच यहां पर इधर की तरफ बन गया। जब अगर इस तरीके से सीलोम का निर्माण होता हो तो ऐसी सीलोम को एंटेरोसीलोम नाम दिया जाता है। जब सीलोम का निर्माण आहार नाल की भित्ति से कुछ पाउचेस के रूप में शुरू हो तो ऐसी सीलोम को एंटेरोसीलोम कहा जाएगा। जबकि वहीं सीलोम का निर्माण देह गुहा में स्थित एम कोशिकाओं की स्प्लिटिंग से होता हो तो ऐसी सीलोम को नाम दिया जाता है शाइजोसीलोम। ये जो एंटेरोसीलोम है यह पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के मेंबर्स में। तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टर ज्यादा सुपीरियर है। एक बार आपको समझ में आ गया होगा, याद रखो तो अच्छा, भूल भी जाओगे तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब यहां पर अगला एक कैरेक्टर और देखते हैं, वो है कि बॉडी प्लान क्या है, यानी कि बॉडी को किस तरीके से बनाया गया है। तो बॉडी प्लान में आप देखें तो हम 3 बॉडी प्लान की बात करते हैं। सबसे पहला होता है सेल एग्रीगेट, दूसरा होता है ब्लाइंड सैक और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। पहले शुरू करते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान से। सेल एग्रीगेट का मतलब होता है कोशिका समूह। यहां पर जब कुछ कोशिकाओं का समूह मिलकर के एक जंतु का निर्माण करता हो तो ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या कहेंगे? सेल एग्रीगेट। क्या आप मुझे इस जंतु का नाम बता सकते हैं? इसका नाम क्या है? यूस्पंजिया या बाथ स्पंज। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है पॉरीफेरा के मेंबर्स में। आप ध्यान दें, पॉरीफेरा के मेंबर्स में टिश्यू नहीं पाए जा रहे थे, अलग अलग कोशिकाएं ही आपस में जुड़ करके शरीर बना रही थी। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट के बाद अगला आता है जिसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है। ब्लाइंड सैक, सैक का मतलब होता है झोला, सैक मतलब क्या होता है? झोला। और ब्लाइंड यानी कि जो अपने एक सिरे पर बंद हो। एक ऐसा झोला जो कि केवल एक ही सिरे पर खुला है, दूसरे सिरे पर बंद है, उसे ब्लाइंड सैक कहा जाएगा। तो यहां पर जंतु का जो शरीर है, इस शरीर में अगर आप देखें तो केवल एक सिंगल ओपनिंग ही पाई जा रही है, यानी कि इसी ओपनिंग के थ्रू भोजन शरीर में जाएगा और इसी ओपनिंग के थ्रू
अपचित वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर जाएंगे। तो जब अगर शरीर के अंदर जाने को और शरीर से बाहर जाने को एक सिंगल ओपनिंग ही मौजूद हो तो हम इसे क्या नाम देते हैं? ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान कहा जाता है। यहां पर ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान में हमने क्या कहा कि ओपनिंग कितनी होगी? एक और चीज देखें, जब अगर ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान पाया जाएगा तो क्या जंतु के शरीर में मुख और गुदा अलग अलग हैं? नहीं। जब अगर मुख और गुदा अलग अलग नहीं हैं तो क्या इसकी आहार नाल पूर्ण है? नहीं। आहार नाल को हम पूर्ण तो तभी मानेंगे जब आहार नाल में मुख अलग हो और गुदा अलग हो। क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए आहार नाल को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या कहा कि आहार नाल इसमें कैसा रहेगी? अपूर्ण होती है। ये कहां पर पाया जाता है? तो आप देखें, पॉरीफेरा को हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं सेल एग्रीगेट में। अगला आ जाता है निडेरिया, टेनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस। तो निडेरिया से लेकर के या सीलेंट्रेटा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थेस तक के मेंबर्स में कौन सा बॉडी प्लान पाया जाता है? ब्लाइंड सैग। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान के बाद अगला टाइप का बॉडी प्लान आता है जिसको नाम दिया जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या नलिका के भीतर नलिका शरीर योजना। तो यहां पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में आप देखें, शरीर में दो ट्यूब हैं। पहली जो ट्यूब शरीर में है वो तो है यहां पर शरीर खुद अपने आप में ट्यूब है। हम यहां पर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, केंचुए या अर्थवर्म का। क्या अर्थवर्म का शरीर पूरा एक ट्यूब के रूप में नहीं होता? होता है ना। जब अगर शरीर ट्यूब के रूप में है तो एक ट्यूब तो यहां शरीर हो गया। वहीं शरीर के अंदर पाई जाने वाली आहार नाल को अगर हम देखें तो शरीर के अंदर पाई जाने वाली आहार नाल ये यहां पर दूसरी ट्यूब हो जाती है। तो आहार नाल यहां पर क्या है? दूसरी ट्यूब है। अब यहां देखिए, नाम क्या दिया था आपने? ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहां पर आपने नाम क्या दिया है? फिर एक बार ध्यान दें, आपने यहां पर नाम दिया है ट्यूब यानी कि आहार नाल। विद इन ट्यूब कौन सी ट्यूब? बॉडी वॉल। तो यहां पर जो आहार नाल है वो एक ट्यूब के रूप में है, शरीर एक ट्यूब के रूप में है। ऐसे बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यहां जब आहार नाल एक ट्यूब के रूप में है तो ऑब्वियसली आहार नाल में दो अलग अलग ओपनिंग्स पाई जाएंगी। इनमें से एक ओपनिंग माउथ कही जाती है और दूसरी ओपनिंग को हम एनस नाम देते हैं। अभी मैंने ब्लाइंड सैग में कहा था कि आहार नाल में वहां पर एक ही ओपनिंग थी तो ऐसी आहार नाल को अपूर्ण कहा गया था। यहां पर क्योंकि दो अलग अलग ओपनिंग हैं तो ऐसी आहार नाल को क्या कहा जाएगा? पूर्ण आहार नाल कहा जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कहा कि आहार नाल कैसी होगी? पूर्ण होती है। यहां पर क्या होता है कि मुख अलग पाया जा रहा है और गुदा अलग पाई जाती है। वहां हमने एग्जाम्पल में कहां तक इंक्लूड किया था? प्लेटीहेलमिन्थेस। उसके आगे बढ़ जाते हैं, एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे सदस्य कहां इंक्लूड किए जाएंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। तो आप देखिए, एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के सारे मेंबर्स को हमने इंक्लूड कहां पर किया है? तो वो हमने रखा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। अब यहां ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के बाद अगला हमारे पास एक कैरेक्टर आ जाता है मेटामेरिज्म या विखंडी खंडी भवन। मेटामेरिज्म या विखंडी खंडी भवन। जब जंतु का शरीर कई सारे खंडों में विभाजित हो, पहली बात, जंतु का शरीर कई सारे खंडों में विभाजित हो और इन खंडों में कम से कम कुछ अंगों का सीरियल रिपीटिशन हो रहा हो, क्रमिक रूप से पुनरावर्तन हो रहा हो, बार बार आ रहे हो वो अंग, तो ऐसे कैरेक्टर को हम नाम देते हैं सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो यहां मेटामेरिज्म में देखें तो शरीर क्या है? किसमें विभाजित है? खंडों में विभाजित है। और यहां जो खंड हैं
इनमें कुछ विशेष अंगों की पुनरावृत्ति होती है। बात को समझें। एनिलिडा में जैसे हमने केंचुए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो केंचुए को हम जानते हैं कि शरीर में लगभग 100 से 125 के आसपास खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट हैं। तो पहली बात तो हुई कि शरीर खंडों में विभाजित हो। दूसरी बात हुई कि कुछ अंगों का रिपीटेशन हो। तो क्या नर्व कॉर्ड हर सेगमेंट में नहीं पाई जाती? पाई जाती है ना। क्या नेफ्रीडिया अलग अलग सेगमेंट में उत्सर्जन के लिए नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। तो यानी कि कुछ अंगों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो और शरीर खंडों में विभाजित हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म कहा जाता है। 3 फाइलम याद रखें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। कौन कौन से? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। इनके मेंबर्स में यह सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो एग्जाम्पल में एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। अब यहां एक और बात आती है। एक कूट खंडी भवन जो पाया जाता है, यह प्लेटीहेलमिन्थिस में टीनिया में पाया जाता है। तो अब कूट खंडी भवन और सत्य खंडी भवन दोनों में अंतर कहां है? तो एकदम आसान भाषा में आप ऐसे समझें, यहां पर खंडों की उत्पत्ति भ्रूणीय होती है, यानी कि ये सेगमेंट एम्ब्रियो में ही पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही मौजूद होते हैं। जबकि वहीं पर कूट खंडी भवन या सीडोमेटामेरिज्म में यहां पर जो सेगमेंट हैं, इनका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक नहीं होता। जब सेगमेंट का ओरिजिन एम्ब्रियोनिक नहीं हो तो सीडोमेटामेरिज्म है। अगर सेगमेंट का ओरिजिन एम्ब्रियोनिक हो तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्रू मेटामेरिज्म। सीडोमेटामेरिज्म में केवल एक एग्जाम्पल याद रखना। कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे? यहां पर फीताकृमि यानी कि टीनिया। तो फिर वापस से देखें, मेटामेरिज्म का मतलब होता है जब शरीर खंडों में विभाजित हो और इन खंडों में कम से कम कुछ अंगों का क्रमिक पुनरावृत्ति हो रही हो, तो ऐसी अवस्था को विखंडी खंडी भवन या मेटामेरिज्म कहा जाता है। अब यहां मेटामेरिज्म के बाद अगला कैरेक्टर आपके पास आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड या जिसे पृष्ठ रज्जु कहा जाता है, यहां नोटोकॉर्ड में आप देखें तो यह हमने एक डायग्राम लिया है जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, कॉर्डेट कैरेक्टर वाला। आप जानते हैं कि ये जो संरचना है ये बेटा नर्व कॉर्ड है। हम कहते हैं ना डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के नीचे जो संरचना पाई जा रही है ये संरचना नोटोकॉर्ड है। जब अगर जंतु के शरीर में किसी भी अवस्था में अगर नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो ऐसे सारे जंतुओं को संघ कॉर्डेटा में रखा जाता है। और वहीं अगर जंतु के शरीर में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है तो ऐसे जंतुओं को हम कहां रखते हैं? नॉन कॉर्डेट में रखते हैं। कॉर्डेटा में किसे रखा है? जिन जंतुओं के शरीर में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड पाई गई हो वो कॉर्डेट हैं, और जिनके शरीर में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई हो उनको हमने कहां रखा है? नॉन कॉर्डेट में। तो नॉन कॉर्डेट में देखिए पृष्ठरज्जु अनुपस्थित है, जबकि वहीं कॉर्डेट में आप देखें पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है। हमेशा होना जरूरी नहीं है, लाइफ में बस कभी भी हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एनिमल कॉर्डेट है, और अगर कभी नहीं हो तो आप कहेंगे कि एनिमल नॉन कॉर्डेट है। स्ट्रक्चर कैसी है? तो आप देखिए शलाका या रॉड जैसी स्ट्रक्चर है। उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है मीसोडर्म से। शरीर में किधर पाई जा रही है? तो बेटा शरीर का नीचे वाली सतह को अपन क्या बोलते हैं? अधर या वेंट्रल। ऊपर वाली सतह को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल या पृष्ठ। तो नोटोकॉर्ड किधर पाई जा रही है? पृष्ठ सतह की ओर। तो यह पृष्ठ सतह की ओर पाई जाती है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड कभी भी अगर पाई गई हो उन जंतुओं को कॉर्डेट, और जिनमें नोटोकॉर्ड कभी नहीं पाई गई हो उन जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट कहते हैं। अब अगला कैरेक्टर आ जाता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या
शरीर में रुधिर परिसंचरण कैसा है। तो रुधिर परिसंचरण दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जबकि खुला परिसंचरण कहा जाता है और दूसरा जिसको बंद परिसंचरण कहा जाता है। खुला परिसंचरण का मतलब हुआ जब शरीर के अंगों को रक्त डायरेक्टली वॉश कर रहा हो, यानी कि आप ये मान लो कि आपने एक टब में कुछ खिलौने डाल रखे हैं और उस टब में तुमने पानी भर रखा है। पानी को मान लो ब्लड और उन खिलौनों को मान लो अंग या कोशिकाएं। जब अगर शरीर की कोशिकाओं के ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यहां देखिए ओपन सर्कुलेशन में हमने क्या कहा कि यहां हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड सीधे सीधे कहां जाता है, तो ये हार्ट है। हार्ट से ब्लड डायरेक्टली कहां पहुंचा, बॉडी कैविटी में या शरीर में। शरीर में ये कोशिकाएं मौजूद हैं और इन कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश है यहां पर, ये खाली जगह में बेटा ब्लड भरा होता है। तो जब इस खाली जगह में ब्लड भरा हो या ब्लड डायरेक्टली बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में हो तो हम इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन टाइप कहा जाता है। ओपन टाइप कहां पाया जाता है, तो आप याद रखें आर्थ्रोपोडा, आप याद रखें मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और यहां पर ट्यूनिकेट्स को अपन शामिल कर सकते हैं। ट्यूनिकेट्स आपको पता है फाइलम कॉर्डेटा में, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं उन्हें ट्यूनिकेट कहा जाता है। तो ओपन में सिंपली याद रखना कि बॉडी सेल्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होती हैं, तो ऐसे सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, ओपन। अगला आता है क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो बॉडी सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। जैसा आपने अपने केस में पढ़ा होगा, हमारे अंदर ब्लड हमेशा रक्त केशिकाओं या कैपिलरीज में ही तो बहता है। भाई कैपिलरीज को ही हम कहते हैं कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ब्लड तो कभी कैपिलरी से बाहर नहीं आता। तो जब अगर ब्लड यहां पर कैपिलरीज से होकर के फ्लो करे, कभी भी ब्लड अगर बाहर नहीं आता हो तो हम इस तरह के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेशन कहा जाता है या बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। अब ध्यान दें, हृदय खुला और बंद दोनों में होता है। रक्त वाहिकाएं खुला और बंद दोनों में, रक्त खुला और बंद दोनों में। जो अंतर होता है वो केवल केशिकाओं का अंतर होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र में केशिकाएं पाई जाती हैं जबकि खुला परिसंचरण तंत्र में केशिकाएं नहीं होती। तो खुले और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर किसका है, केशिकाओं का अंतर है। केशिकाएं कहां होती हैं, बंद में, कहां नहीं होती हैं, खुले में। अदरवाइज सारी चीजें समान होती हैं। एग्जाम्पल यहां देखिए, पहला एग्जाम्पल एनिलिडा, दूसरा यहां पर कॉर्डेटा और फिर यहां पर सिफेलोपोड मोलस्क। एकदम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तुम याद ऐसे रखो, एनिलिडा और कॉर्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। इसको छोड़ करके बाकी सब में कैसा है, ओपन। बस सिफेलोपोड मोलस्क में कैसा है, क्लोज्ड। और ट्यूनिकेट्स में कैसा है, ओपन। फिर वापस से देखो, एनिलिडा कॉर्डेटा में क्लोज्ड, इनको छोड़ करके बाकी सब में ओपन। सिफेलोपोड मोलस्क में क्लोज्ड और यूरोकॉर्डेटा के मेंबर या ट्यूनिकेट्स में ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है। अब यहां सर्कुलेशन के बाद फिर आप देखें एक और कैरेक्टर हम लेते हैं। अगला कैरेक्टर आता है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार समझ लेते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने पढ़ा है कि ब्लास्टोपोर बनता है। गैस्ट्रुला की ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। अगर ब्लास्टोपोर से एनिमल में माउथ का डेवलपमेंट होता हो तो ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोम कहा जाता है। और वहीं अगर ब्लास्टोपोर से एनस का डेवलपमेंट होता हो तो ऐसे एनिमल को ड्यूटेरोस्टोम कहा जाता है। कहानी को सिंपल करते हैं।
आप यहां देखो पहला शब्द क्या आया, प्रोटो, प्रोटो मतलब पहले। दूसरा यहां शब्द क्या आया, ड्यूटरो, ड्यूटरो मतलब दूसरे नंबर पर। यहां क्या आया, स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। और यहां भी आया स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ। यहां शब्द क्या कह रहा है कि यहां पहले नंबर पे कौन बनेगा, माउथ। यहां शब्द क्या कहता है, दूसरे नंबर पर कौन बनेगा, माउथ। अगर माउथ दूसरे नंबर पर बनेगा तो पहले नंबर पे कौन बनेगा, एनस या गुदा का निर्माण होगा। ध्यान रखना, एनस और माउथ में से जो भी पार्ट बन रहा है पहले उसका निर्माण ब्लास्टोपोर करता है। एनस और माउथ में से जो पार्ट पहले बनेगा उसका निर्माण कौन करेगा, ब्लास्टोपोर। तो अब यहां प्रोटोस्टोम में हमने क्या कहा, पहले क्या बनता है, माउथ, तो ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, माउथ। यहां मैंने क्या कहा कि माउथ का निर्माण दूसरे नंबर पर, तो स्वाभाविक रूप से ब्लास्टोपोर क्या बना देगा, एनस। ड्यूटेरोस्टोम के एग्जाम्पल में हम रखते हैं एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को। तो अब बाकी जो बचे वो कौन से हो गए, प्रोटोस्टोम पर ध्यान दें, बाकी सब नहीं, वो जिनके अंदर माउथ और एनस दोनों पाए जाते हों। तो यहां पर हमने यहां प्रोटोस्टोम में वैसे तो रखते हैं एस्के हेलमिंथिस से लेकर के हम मोलस्का तक के मेंबर्स को, पर यहां एक चीज ध्यान दें, हमने एग्जाम्पल में लिया है प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के मोलस्का। क्यों लिया है, जब हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो यह माना जाता है कि प्लेटी हेलमिंथिस के जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट थी, पर बाद में क्योंकि प्लेटी हेलमिंथिस के ज्यादातर मेंबर एंडोपैरासाइट हो गए या अंतःपरजीवी हो गए तो उन्हें आहार नाल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही, तो उनमें आहार नाल धीमे धीमे डीजनरेट हुई। तो हम मानते हैं कि इनके पूर्वजों में आहार नाल पूरी थी। इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्लेटी हेलमिंथिस को यहां इंक्लूड किया है। अदरवाइज आप एकदम सिंप्लीफाइड वे में अगर याद रखें तो एस्के हेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, प्रोटोस्टोम, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में पहले क्या बनेगा, माउथ। ड्यूटेरोस्टोम में पहले क्या बनेगा, एनस। जो भी पार्ट पहले बनेगा उसका निर्माण कौन करेगा, ब्लास्टोपोर। तो इस तरह से हम एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे एक टेबल दी है, ये क्लासिफिकेशन दिया है। उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, थोड़ा सा और बढ़ा करके मॉड्यूल में पेज नंबर 7 पे दिया गया है। वो जो क्लासिफिकेशन है उसको एक बार देखते हैं, जिससे कि जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट थे सारे हमारे रिवाइज हो जाएं। अब अगर मैं देखूं तो हमने यहां पर देखिए किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड किया है दो सब किंगडम में। पहले सब किंगडम का नाम है पैराजोआ और दूसरे का नाम है यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ कहा जाता है। तो पहला सब किंगडम पैराजोआ, दूसरा यूमेटाजोआ। पैराजोआ में उन्हें रखते हैं जो कि मल्टी सेलुलर तो हैं पर टिश्यू एब्सेंट हैं। आप एग्जाम्पल बताएं, मल्टी सेलुलर था पर ऊतक नहीं था, पॉरीफेरा। तो यहां पर पॉरीफेरा के मेंबर हैं, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें से ज्यादातर असममित होते हैं और ये सब अगुहीय हैं यानी कि एसीलोमेट है। दूसरी तरफ यूमेटाजोआ के मेंबर्स आ जाते हैं। यूमेटाजोआ में यहां हमने पैराजोआ में रखा उन्हें जिनके अंदर कोशिकाएं तो हों पर ऊतक नहीं हो। स्वाभाविक रूप से यहां उन्हें रखेंगे जिनके अंदर ऊतक पाए जाएं। तो इधर यूमेटाजोआ को हमने डिवाइड किया सममिति के आधार पर दो ग्रुप में, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में उन्हें रखा जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाए या अरीय सममिति पाई जा रही हो। तो अरीय सममित वाले यहां आ गए। ध्यान दें, अरीय सममित वाले जितने भी जंतु थे सारे डिप्लोब्लास्टिक थे, सब में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था
और सारे एसीलोमेट थे, यानी कि देह गुहा नहीं पाई जा रही थी। बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममित वाले जो जंतु थे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक थे और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर में पाया जा रहा है। अब यहां देखें, जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसमें हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो अब तक देखें पॉरीफेरा यहां आ गया, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा यहां आ गया। इधर आप देखें जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है उनको हम दो सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला सब डिवीजन है प्रोटोस्टोमस और दूसरा ड्यूटेरोस्टोमस। अभी हमने बात की थी प्रोटोस्टोमस में पहले क्या बना, माउथ, और ड्यूटेरोस्टोमस में पहले क्या बना, एनस। प्रोटोस्टोमस को हमने यहां पर डिवाइड किया है कुछ सेक्शंस में। पहला देखिए, प्रोटोस्टोमस हो पर अगर बॉडी कैविटी नहीं पाई जा रही हो, तो प्रोटोस्टोमस था पर बॉडी कैविटी नहीं थी, कौन था, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आ गया इसमें। जब अगर प्रोटोस्टोमस हो पर इसमें फॉल्स सीलोम या सीडोसीलोम पाई जा रही हो तो एग्जाम्पल में आ जाता है एसके हेल्मिन्थेस। जब अगर यहां पर प्रोटोस्टोमस हो और इसमें अगर ट्रू सीलोम पाई जा रही हो, तो अब ट्रू सीलोम किसमें है, तो देखो एसके हेल्मिन्थेस यहां तक आ गया। तो अब यहां पर कौन बचा अपने पास, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। क्योंकि इकाइनोडर्मेटा से तो ड्यूटेरोस्टोमस शुरू हो जाते हैं, तो हम यहां पर मोलस्का तक के मेंबर्स को ही रखेंगे। इधर ड्यूटेरोस्टोमस में देखें सेक्शन कहा जाता है यूसीलोमेटा, यानी कि जिसके अंदर ट्रू सीलोम पाई जा रही हो। तो शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम की हमने बात की थी, इसमें से एंटेरोसीलोम को ज्यादा बेहतर माना जाता है तो यूसीलोमेटा नाम दे दिया ग्रुप को। यूसीलोमेटा में आप देखें इनके अंदर एंटेरोसील पाई जाती है और एग्जाम्पल में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के मेंबर्स आते हैं। आप पहले पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप इस टेबल को लेकर के मुश्किल से 5 मिनट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के सारे कैरेक्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको इस टेबल से।